Hello everyone, hope you all are fine. From today, we are going to start Organon of Medicine, in which we will first cover all the aphorisms of 5th and 6th edition of Organon. So let's start. So, first aphorism says, the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it is termed. As it is termed का मतलब है जो डॉक्टर हैनीमैन के अकॉर्डिंग क्योर का मतलब था वो उन्होंने आगे फर्दर एफोरिज्म्स में बताया है, इसीलिए उन्होंने वर्ड एज इट इज टर्म्ड यूज किया है. तो जो वर्ड था मिशन वो यूज किया था डॉक्टर आर ई डजन ने. लेकिन हैनीमैन ने कौन सा वर्ड यूज किया था? हैनीमैन ने वर्ड यूज किया था मिशन की जगह बेरफ. इट इज अ जर्मन वर्ड यूज्ड बाय हैनीमैन in place of mission. Different translators have used different words to translate the word mission. So R.E. Dejan used word mission. Boric also used mission. C.A. Baldwin and C. Wesselhoff used the word calling. And Dr. C.E. Wheeler used the term aim for mission. Now we will see the footnote of aphorism 1. In footnote, two important words are used. First is theoretic medicine, and second is, you can note also that in footnote of aphorism 1, two important words are there. First is theoretic medicine and another is proximate cause. So from footnote of first aphorism, these two words are important. Now what is theoretic medicine? Theoretic medicine, it is construction of so-called system by empty speculations and hypothesis on vital process. It is not the mission of physician. तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो डॉक्टर्स होते थे वो ट्रीटमेंट करने से ज़्यादा हाइपोथेसिस और उसकी कॉज और रीजन बताने में ज़्यादा ध्यान देते कि डिसीज़ किस लिए हुआ है. डिसीज़ उनसे ठीक नहीं हो रहा होगा तो वो उसके लिए एक अलग थ्योरी बना देंगे कि डिसीज़ किस लिए नहीं ठीक हो पा रहा है. तो ये सब एम्प्टी स्पेकुलेशंस और हाइपोथेसिस थे उस टाइम के डॉक्टर्स की, जब कोई पेशेंट ठीक नहीं होता था. तो उसी को हम बोलते हैं थ्योरेटिक मेडिसिन. अब हम देखेंगे एफोरिज्म सेकंड. हाँ, और एक पॉइंट एफोरिज्म वन में यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन. इसी से मिलता जुलता है एफोरिज्म 17 जहाँ पे यूज हुआ है हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन. तो ये आप एफोरिज्म 1 के सामने ही नोट कर सकते हैं कि एफोरिज्म 1 में हाई एंड ओनली मिशन वर्ड यूज हुआ है और एफोरिज्म 17 में हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन वर्ड्स यूज हुए हैं. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जो थ्योरेटिक मेडिसिन है ये सबसे पहले सेकेंड एडिशन में आया था. जो थ्योरेटिक मेडिसिन है ये सबसे पहले सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन में आया था. तो ये हमारा फर्स्ट एफोरिज्म कंप्लीट हो गया. इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं AIPJT के एग्जाम में, आप यूनिवर्सिटी के वाइवा क्वेश्चंस में, वो सब इसमें कवर कर दिए हैं. अब हम देखेंगे एफोरिज्म 2. हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर. The highest idol of cure is
रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड annihilation of disease in its whole extent, in the shortest, most reliable, most harmless way, on easily comprehensible principles. तो ये एफरोजिम 2 है. सेकेंड एफरोजिम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जब फर्स्ट एडिशन में यूज हुआ था तो सिर्फ पैरेंथेसिस में रैशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज हुआ था. उसके बाद एफरोजिम 2 ऐसे लिखा गया. अब हम देखेंगे एफरोजिम 3 जिसको बोलते हैं मिनिएचर ऑफ ऑर्गेनॉन. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एफरोजिम 3 पूरे ऑर्गेनॉन को कवर करता है. इसमें जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं हम पूरे ऑर्गेनॉन में उसी का एक्सपेंडेड वर्जन पढ़ेंगे, इसीलिए इसको मिनिएचर ऑफ ऑर्गेनॉन बोला जाता है एफरोजिम 3 को. अच्छा, एफरोजिम 3 है क्या? एफरोजिम 3 है एक्सपेंशन ऑफ सेंटेंस इन मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस. एक सेंटेंस है मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में जिसका एक्सपेंशन है एफरोजिम 3. मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस लेसर राइटिंग 501. और मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस आया किस ईयर में था ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. फिर एफरोजिम 3 में हम देखते हैं दिया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रू फिजिशियंस क्या क्या होनी चाहिए, जिसके बाद वो एक ट्रू फिजिशियन बन सकता है. सबसे पहला है नॉलेज ऑफ डिसीज एंड इट्स इंडिकेशन, दैट इज व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिसीज. तो सबसे पहले किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसके डिसीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए किसी भी फिजिशियन को, क्योंकि जब तक डिसीज के बारे में उसके सिम्टम्स के बारे में फिजिशियन को पता नहीं होगा वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा. उसका प्रोग्नोसिस डिसीज का नहीं पता चलेगा कि मेडिसिन देने से पेशेंट ठीक होने के चांसेस हैं कि नहीं है. फिर सेकंड है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, दैट इज व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन. थर्ड पॉइंट है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल नॉलेज टू डिसीज नॉलेज अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स. तो थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि फिजिशियन को मेडिसिन नॉलेज और डिसीज नॉलेज में रिलेशन पता होना चाहिए कि किस डिसीज के लिए क्या मेडिसिन देने से होगा, कि किस सिम्टम्स के लिए क्या मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करना है. तो ये नॉलेज फिजिशियन को होना चाहिए. फिर फोर्थ पॉइंट है चॉइस ऑफ रेमेडी द इंडिकेटेड मेडिसिन. फोर्थ पॉइंट में फिजिशियन को केस टेकिंग के बाद टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने के बाद उसको रेमेडी चूज करनी आनी चाहिए कि किस सिम्टम्स के लिए क्या रेमेडी आ रही है. नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. फिजिशियन को मेडिसिन प्रिपेयर करने का मेथड आना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेमेडी या मेडिसिन करेक्ट चूज भी कर लें और उसका अगर प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है तो वो वर्क नहीं करेगी. सिक्स्थ है प्रॉपर डोज. को रेमेडी पता चल गई, मोड ऑफ प्रिपरेशन पता चल गया मेडिसिन का, तो प्रॉपर डोज भी पता होना चाहिए कि पेशेंट को कितना क्वांटिटी में वो मेडिसिन देना है. और उसके साथ साथ पीरियड ऑफ रेपिटेशन भी पता होना चाहिए कि कितने आवर या कितने डेज में मेडिसिन को रिपीट करना है. एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी एंड हाउ टू रिमूव देम. फिजिशियन को पता होना चाहिए ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी मतलब जो मेंटेनिंग कॉज है किसी भी पेशेंट का, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं या उसको पेशेंट की लाइफस्टाइल से हटा सकते हैं. तो ये 7 पॉइंट्स की नॉलेज अगर फिजिशियन को है तो वो ट्रू फिजिशियन होगा. इसको याद कैसे करेंगे 7 पॉइंट्स?
सबसे पहला पॉइंट है, पेशेंट को सबसे पहले, अगर कोई पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास तो उसको उसके सिम्टम्स सुनना पड़ेगा। तो सिम्टम्स किस डिसीज़ की तरफ जाते हैं वो उसको पता होना चाहिए। तो पहला है नॉलेज ऑफ डिसीज़ होना चाहिए, कि जैसे अगर कोई पेशेंट डिसेंट्री के सिम्टम्स बोल रहा है, अगर डॉक्टर को पता ही नहीं होगा कि ये सिम्टम्स डिसेंट्री के हैं या डायरिया के हैं, तो मेडिसिन देने में प्रॉब्लम होगी। फिर सबसे पहले नॉलेज ऑफ डिसीज़ हुआ। फिर सेकंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। अगर डिसीज़ है तो डिसीज़ को ठीक करने के लिए मेडिसिन देना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना चाहिए। अब उसको अगर नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर भी हो गया तो फिर उसको रेमेडी चॉइस करना भी आना चाहिए, कि उसको डिसीज सिम्टम्स मिल गया, उसको मेडिसिनल सिम्टम्स पता है, तो अब वो चॉइस ऑफ रेमेडी कैसे करेगा, चॉइस ऑफ रेमेडी, और क्या मेडिसिन इंडिकेट हो रही है उस पर्सन के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट है, अब अगर फिजिशियन ने करेक्टली रेमेडी चूज भी कर ली और उसको ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाया तो रेमेडी वर्क नहीं करेगी, तो उसके लिए फिजिशियन को मोड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए हर मेडिसिन का। देन कम द फिफ्थ पॉइंट, अब मोड ऑफ प्रिपरेशन फिजिशियन को पता चल गया तो किस डोज में देना है मेडिसिन को वो पता होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर डोज पता होना चाहिए। अब अगर डोज पता चल गया तो ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ एक डोज दे के वो पेशेंट को छोड़ देगा, उसको फिर रिपीटेशन ऑफ डोज पता होना चाहिए, कि क्रॉनिक केस में कैसे रिपीट करते हैं, एक्यूट केस में कैसे रिपीट करते हैं, ये भी हम फर्दर एफोरिज्म से पढ़ेंगे। फिर सेवेंथ पॉइंट हो गया, अगर पेशेंट फिजिशियन ने ये 6 पॉइंट कवर कर लिए और एक अगर पॉइंट बच गया जिसमें है ऑब्स्टेकल टू रिकवरी, जैसे किसी पेशेंट को अगर फीवर है तो पेशेंट ने यहाँ पे सिम्टम्स बताए, डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि कौन सा फीवर है, मलेरिया है, डेंगू है, जो भी है, उसके बाद मेडिसिनल पावर पता होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग कौन से पोटेंसी में देने से या कौन सी मेडिसिन फीवर के लिए इंडिकेटेड है वो उसे पता होना चाहिए। फिर उसको चॉइस ऑफ रेमेडी सेलेक्ट करना आना चाहिए, कि अगर डेंगू हुआ है या डेंगू के सिम्टम्स है या मलेरिया के सिम्टम्स है तो कौन सी रेमेडी उस सिम्टम्स के लिए होगी। वो हो गया तो मेडिसिन कैसे बनाएंगे वो उसको पता होना चाहिए। फिर उसका प्रॉपर डोज क्या देंगे ये फिजिशियन को पता होना चाहिए। फिर प्रॉपर डोज दे के उसका रेपिटेशन कैसे करेंगे वो पता होना चाहिए। फिर अब उसने इतना सब कर दिया और किसी जैसे मलेरिया के लिए उसने मेडिसिन दे दी, और अगर पेशेंट फिर भी ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे मलेरिया के जो मच्छर होते हैं अगर वो हैं तो मेडिसिन थोड़ी देर के लिए वर्क करेगी, लेकिन वो फिर से उसको सिम्टम्स आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी लिखा है, मतलब जो ऑब्स्टेकल है उसके लाइफस्टाइल में, जो जिस डैम्प एरिया में वो रह रहा है जहाँ पे मलेरिया के लार्वा कलेक्ट हो सकते हैं वो उसको अवॉइड करना पड़ेगा वो प्लेस, या वहाँ पे पानी ना कलेक्ट होने दे ऐसा उसको कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे लास्ट मेन पॉइंट है ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी इन ईच केस। तो हर केस का ऑब्स्टेकल अलग अलग होगा। तो ये था एफोरिज्म 3। इसमें एक और वर्ड दिया है ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। एफोरिज्म 3 में दिया है ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। तो ये आ सकता है कि ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट किस एफोरिज्म में गिवन है, तो ये एफोरिज्म 3 में है। तो हमने कवर कर लिया एफोरिज्म 3। नाउ वी विल सी एफोरिज्म नंबर 4। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहले 4 एडिशन में, इन फर्स्ट 4 editions of Organon, this aphorism was given in 2 paragraph, जिसको 5th एडिशन में सिंगल पैरा में कर दिया है। तो दिस aphorism states that
He is likewise the preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease and know how to remove them from person in health. तो इसमें जो वर्ड यूज किया है वो है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ. हु नोज द थिंग्स दैट डिअरेंज हेल्थ, मतलब अगर कोई पेशेंट डैम्प एरिया में रह रहा है और उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो फिजिशियन को ये नॉलेज होना चाहिए कि डैम्प कंडीशंस में अस्थमा एग्रवेट कर सकता है. ठीक, तो ही हु नो द थिंग्स दैट डिअरेंज हेल्थ, या अगर कोई किसी पेशेंट को अस्थमा है या लंग्स का कोई डिसऑर्डर है तो उसको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये फिजिशियन को पता होना चाहिए. एंड कॉफ डिसीज एंड हाउ टू रिमूव देम इन हेल्थ, और फिजिशियन को पता होना चाहिए कि उसको पेशेंट के लाइफस्टाइल से कैसे हटाना है. अगर किसी पेशेंट को माउथ कैंसर है या कुछ भी है तो फिजिशियन को पता होना चाहिए कि जो वो टोबैको ले रहा है या सिगरेट ले रहा है उसको उसकी लाइफस्टाइल से हटाना पड़ेगा, तभी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं. तो ये है एफोरिज्म 4. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि इसमें हम एक साथ देख लेंगे. एफोरिज्म 4 में दिया है लाइक वाइज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, ये एफोरिज्म 4 में है. ऐसे इसका मिलता जुलता है एफोरिज्म 14 में जो है प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ. प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और उसी से एक मिलता जुलता है एफोरिज्म 17 फुटनोट 2 में गॉड प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड. तो ये 3 सेंटेंस है जो सिमिलर हैं ऑलमोस्ट. तो एफोरिज्म 4 में दिया है लाइकवाइज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, एफोरिज्म 14 में दिया है प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और एफोरिज्म 17 फुटनोट 2 में दिया है गॉड प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि लाइकवाइज जो वर्ड है वो एफोरिज्म 4 में है. यहाँ लाइक में दो चार लेटर्स है और ये एफोरिज्म 4 में 4 है. फिर एफोरिज्म 14 4 से बड़ा क्या है 14, तो यहाँ पे सिर्फ हेल्थ था, फिर हेल्थ से बड़ा क्या होगा ह्यूमन लाइफ, तो ये एफोरिज्म 14 में है. फिर फुटनोट 2 में 17 के गॉड प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड, तो 17 14 से बड़ा नंबर है, तो इसलिए सबसे पहले हेल्थ था, उसके बाद उससे बड़ा ह्यूमन लाइफ, फिर ह्यूमन लाइफ से बड़ा कौन होता है गॉड होता है, तो एफोरिज्म 17 में गॉड प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड. तो ये ऐसे हम याद कर सकते हैं. तो ये थे एफोरिज्म 14 ये थे एफोरिज्म 4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फिर हम देखेंगे एफोरिज्म 5, और ये आज का हमारा लास्ट एफोरिज्म होगा जो हम कवर करेंगे. नाउ इन एफोरिज्म 5 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एफोरिज्म 5 जो था वो फर्स्ट अपेयर हुआ था किस एडिशन में, फर्स्ट अपेयर्ड इन 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन. जो एफोरिज्म 5 था वो सबसे पहले 4th एडिशन में आया था ऑर्गेनॉन की. इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, एक तो है कॉज ऑफ डिसीज. कॉज ऑफ डिसीज जिसमें 2 कॉजेज इसमें डिस्कस है. पहला है एक्साइटिंग कॉज, दूसरा है फंडामेंटल कॉज. क्या है, पहला है एक्साइटिंग कॉज और दूसरा है फंडामेंटल कॉज. ठीक, फिर एक्साइटिंग कॉज कौन सी डिसीज में होता है, एक्यूट डिसीज में होता है, और फंडामेंटल कॉज क्रॉनिक डिसीज का होता है.
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो और जो फंडामेंटल कॉज होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू क्रॉनिक माइजम। अच्छा, जो वर्ड है क्रॉनिक माइजम, ये 2 एफोरिज्म में यूज किया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन सा 2 एफोरिज्म है? एक तो हम एफोरिज्म 5 में पढ़ रहे हैं और दूसरा एफोरिज्म 76 में क्रॉनिक माइजम का वर्ड यूज है। अब इसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्या है? यहां तो हो गया क्रॉनिक माइजम, ये हो गया क्रॉनिक माइजम एफोरिज्म 5 एंड 76। फिर एक आता है इन्फेक्शियस माइजम। इन्फेक्शियस माइजम यह है एफोरिज्म 33 में। फिर है एक होता है एक्सेसरी माइजम, ये है एफोरिज्म 46 में। एंड लास्ट है हमारा फिक्स्ड माइजम, ये है हमारा एफोरिज्म 46 में ही। तो ये 4 टाइप के माइजम्स हैं जो इस पूरे ऑर्गनॉन में मेंशन्ड है। एक है क्रॉनिक माइजम जो है एफोरिज्म 5 और 76 में, एक है इन्फेक्शियस माइजम जो मेंशन्ड है एफोरिज्म 33 में, और एक है एक्सेसरी माइजम और फिक्स माइजम जो दोनों मेंशन्ड है एफोरिज्म 46 में। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने इसको इसी जगह बता दिया, क्योंकि जब आप एपीजीटी के लिए पढ़ेंगे या वाइवा के लिए पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारे माइजम्स एक साथ बता दिए कि कौन सा कहाँ पे दिया है। अच्छा, फिर एफोरिज्म 5 में दिया है एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस। क्या क्या होते हैं? इसमें 7 एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस की बात की गई है। पहला है द असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, मतलब कोई डिसीज होने के लिए या कोई डिसीज किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन किन सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती हैं, वो एफोरिज्म 5 में डिस्कस्ड है। ओके, तो पहला पॉइंट है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सन। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली व्हेन डिसीज इज क्रॉनिक। एक्यूट केस में तो हम एक्यूटली मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक केसेस में हमें मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना पड़ता है, उसके लिए हमें पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट है हिज ऑक्यूपेशन। बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डिसीज होते हैं, इसलिए फिजिशियन को पेशेंट का ऑक्यूपेशन पूछना चाहिए। फिर फोर्थ हो गया हिज मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स। मोड ऑफ लिविंग और उसकी क्या हैबिट्स हैं। हैबिट्स में मतलब जैसे एक्सेस टी पीना, एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब चीज़ें, जिससे उसे पता चल सके क्या इसके अंदर से क्या इसके लाइफस्टाइल से चेंजेस करने हैं जिससे पेशेंट ट्रीट हो पाएगा। फिर फिफ्थ है सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन कैसे हैं पेशेंट के, उसका नेचर कैसा है, कि उसके सोसाइटी में कैसा उसका रेपुटेशन है। ठीक, और सोशल और डोमेस्टिक इसलिए भी होता है फिर सिक्स्थ है हिज एज। पेशेंट का एज पता होना चाहिए, क्योंकि एज रिलेटेड भी बहुत सारे डिसीजेज होते हैं जो एज डिपेंडेंट होते हैं। फिर सेवेंथ है सेक्सुअल फंक्शन, पर्सन का सेक्सुअल फंक्शन कैसा है। तो ये 7 पॉइंट्स को बोलते हैं एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, जो फिजिशियन को पता होना चाहिए। सो वी हैव कंप्लीटेड 5 aphorisms of organon of medicines. Now daily we will do 5 aphorisms in detail as I have done today. तो जहाँ भी जिस पॉइंट की ज़रूरत होगी मैं इस नोट में बता दिया करूँगा, एंड आप लोग सक्सेस में या आप जहाँ नोट बना रहे हैं वहाँ पे नोट कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।
If you want detailed explanation of any aphorism, please comment that aphorism in the comment section.